भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्य को हटाने से भारत को अपनी सच्ची सभ्यता का स्वराज नहीं मिलेगा। हम अंग्रेजों को हटा दें और उन्हीं की सभ्यता का और उन्हीं के आदर्शों को स्वीकार करें तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। भारत शांतिवादी है, युद्ध विरोधी है, दुनिया का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषणवाद, राष्ट्र राष्ट्र के बीच फैला हुआ ऊंच नीच का यह भाव, इन सब का विरोध करने का कण कण ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है। ये विचार थे कि ऐसे विचारक और राष्ट्रवादी आंदोलन के नायक और नेतृत्वकर्ता जो सभी प्रकार की विचारधाराओं के आलोचना चक्र में फंसे हुए थे और वर्तमान में भी आलोचनाओं से घिरे हुए हैं। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया और क्रांतिकारी तथा समाजवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी से पहले भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को जूडिथ ब्राउन ने सुविचारित सीमाबंदियों की राजनीति कहा, तो वहीं इतिहासकार रविंदर कुमार ने जनता के विपरीत वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आंदोलन कहा। इन्हीं वर्गों को डी एल ओ ने ब्रिटिश शासकों के टलुए कहा, जो भारत में किसी दूरगामी आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन में दिलचस्पी भी रखते थे तो बस थोड़ी सी रखते थे। उनका सरोकार अपने लिए कुलीन समाज और संस्कृति की रचना से अधिक नहीं था और वे ब्रिटिश कुलीन वर्ग या मध्य वर्ग के विचारों और आदर्शों से प्रेरित थे। साथ ही कांग्रेस में भी कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के शिक्षित शहरी लोगों का दबदबा था। गांधी के अफ्रीका से वापस लौटने के समय कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो धाराओं में बटी हुई थी। 1915-17 तक राजनीति की दोनों धाराएं एक अंधी गली में फंस चुकी थी और जब इन राजनीतिज्ञों का सामना गांधी से हुआ तो उन लोगों के पास जोड़तोड़ की बहुत कम संभावना बची थी। इसके विपरीत भारतीय राजनीति के एक नए खिलाड़ी के रूप में उभर रहे गांधी के ऊपर इन समूह की असफलता का कोई कलंक नहीं था। राजनीतिक यथाशक्ति से उनके निहित स्वार्थ जुड़े हुए नहीं थे और इस कारण वे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कुलीनों से जनता की ओर शक्ति के किसी भी हस्तांतरण का स्वागत करने के लिए अधिक तैयार थे। भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति पर उनकी स्पष्ट समझ थी, पर वे एकजुट भारत के आदर्श के प्रति समर्पित थे। नरमपंथियों और गर्मपंथियों के अंतहीन झगड़ों से कुंठित युवा भारतीयों के सामने उन्होंने एक बिल्कुल नया और ताज़ा विकल्प प्रस्तुत किया। नैतिक शून्य और भौतिक हताशा के काल में उन्होंने ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम की बात कही जो आध्यात्मिक दृष्टि से उदात्त भी था। जूडिथ ब्राउन का तर्क है कि गांधी की नई राजनीतिक विचारधारा ने कुछ को पूरी तरह लेकिन बहुतों को अंशतः आकर्षित किया, क्योंकि हर एक को इसमें कोई ऐसी बात नजर आई जिससे वह स्वयं को जोड़ सके। पहले के राजनीतिज्ञों के विपरीत वे भारत की बहुलता के बारे में पूरी तरह सजग थे और उन्होंने ध्यान रखा कि कोई भी समुदाय या वर्ग विमुख ना हो। पहले के राजनीतिज्ञ पश्चिम से लिए गए विचारों पर आधारित राष्ट्रवादी विचारधारा का वर्चस्व चाहते थे, जबकि गांधी का तर्क था कि इस विचारधारा की जड़ें भारत और उसकी प्राचीन संस्कृति में होनी चाहिए। आशीष नंदी की राय में वे पश्चिम के प्रति एक आधुनिक आलोचक थे, जैसे कि उनसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, और वे समझते थे कि अपनी असामान्य शक्ति और प्रसार के कारण पश्चिम रोगग्रस्त हो चुका है। गांधी ने यह तर्क देकर शासक संस्कृति की आंतरिक वैधता के लिए खतरा पैदा कर दिया। पार्थ चटर्जी की राय में उनका दर्शन नागरिक समाज की एक समालोचना था, या और भी सीधे सीधे कहें तो पूंजीवादी समाज के पूरे ढांचे की एक बुनियादी समालोचना था। अब हम गांधी जी का दर्शन और उनकी विचारधारा को समझ लेते हैं, जो कि हिंद स्वराज पर आधारित है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक सभ्यतामुखी धारणा पेश की। वे कहते हैं कि इस्लाम पूर्व काल से ही भारतीय एक कौम या प्रजा थे। प्राचीन भारतीय सभ्यता जो असंदिग्ध रूप से सर्वश्रेष्ठ थी, भारतीय राष्ट्रीयता की स्रोत थी, क्योंकि इसमें विभिन्न पंथों वाले विदेशियों को आत्मसात करने की असीमित क्षमता है और अब इन विदेशियों ने इस देश को अपना देश बनाया। इस सभ्यता को जिसकी बुनियाद ठोस है और जिसने हमेशा नैतिक प्राणी को उदात्त बनाया, इस ईश्वरहीन आधुनिक सभ्यता से कुछ भी नहीं सीखना है, जो केवल अनैतिकता का प्रचार करती है। औद्योगिक पूंजीवाद को, जो इस आधुनिक सभ्यता का सार तत्व है, हितों के सारे टकरावों के लिए जिम्मेदार बतलाया गया, क्योंकि उसने नैतिक सरोकार से आर्थिक कार्यकलापों का नाता तोड़ दिया और इस तरह साम्राज्यिक आक्रामकता को प्रोत्साहन दिया। अपनी गुलामी के लिए भारतवासी स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद को और उससे जुड़े कानूनी और राजनीतिक ढांचों को अपनाया। भारत को अंग्रेजों ने नहीं छीना, इसे हमने उनको दिया है। भारतवासियों को चाहिए कि लोभ और उपभोग का मोह त्याग कर प्राचीन काल की ग्राम केंद्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर वापस लौटे। दूसरी ओर संसदीय लोकतंत्र, जो पश्चिम की उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत है और इस कारण आधुनिक सभ्यता का एक और बुनियादी पहलू है। गांधी जी की राय में जनता की नहीं, राजनीतिक दलों की आम इच्छा को व्यक्त करता है, जो विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी अनुशासन के नाम पर सांसदों की नैतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं।
इसलिए उनकी राय में स्वतंत्रता पा लेना और अंग्रेजों से रहित अंग्रेजी राज को स्थायी बनाना काफ़ी नहीं है। पश्चिम के उदारवादी राजनीतिक ढांचे के एक भारतीय विकल्प का विकास करना भी आवश्यक है। उनका विकल्प जनता की संप्रभुता का विचार था, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्व को नियंत्रण या संयम में रखे, और यही स्वशासन और मात्र होम रूल के बीच गांधी का सूक्ष्म अंतर था। गांधी का कथन था, हर व्यक्ति को ऐसे स्वराज का स्वयं अनुभव होना चाहिए। यदि इस लक्ष्य को पाना कठिन था तो भी गांधी ने इसे मात्र एक स्वप्न मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने अपने आलोचकों को यह जवाब दिया कि यह समझना कि इतिहास में जो कुछ नहीं हुआ वह होगा ही नहीं, यह मानव की गरिमा में अविश्वास की बात करने के बराबर है। इसकी प्राप्ति के लिए उनकी तकनीक थी सत्याग्रह, जिसे उन्होंने सत्य या आत्मा की शक्ति के रूप में परिभाषित किया। इसका और भी व्यवहारिक अर्थ सविनय अवज्ञा था, बल्कि उससे भी श्रेष्ठतर कोई चीज थी। यह प्रतिरोधियों के श्रेष्ठतर नैतिक बल की मान्यता पर आधारित था, जो नैतिक बल का प्रदर्शन करके उत्पीड़कों के दिल को भी बदल दे। उनके संदेश का मूल सिद्धांत था अहिंसा, जो सभी परिस्थितियों में समझौतों से ऊपर थी। जहाँ तक उनके तरीकों का सवाल था, इस पर पार्थ चटर्जी का तर्क है कि यथार्थ राजनीति के मामले में इन तरीकों ने गांधी को जोड़ तोड़ की असीमित क्षमता प्रदान की। नैतिकता और राज के बीच मौजूद दरार को निहित ढंग से स्वीकार किया गया। अहिंसा इस खाई को पाट सकती थी। असफलताओं की व्याख्या या तो आदर्श की उदात्तता से या मानव की निमित्त अपूर्णताओं के आधार पर की जा सकती थी, लेकिन जोड़ तोड़ की इस यथार्थ संभावना के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविकताओं से अहिंसा के सिद्धांतों का तालमेल बिठाने की यह समस्या ऐसी एक स्थायी दुविधा सिद्ध हुई, जिससे गांधी को भारतीय राष्ट्रवाद के नेता के रूप में जीवन भर जूझना पड़ा। और समय के साथ आंदोलन में तेजी आई तो यह दुविधा और तीखी हो गई। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी जिस समय के हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या उनकी विचारधारा और तकनीक की आलोचना नहीं की गई थी? बिल्कुल की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम महात्मा गांधी या गांधीवाद पर की गई इन आलोचनाओं को समझेंगे और उसका एक प्रत्युत्तर भी तैयार करेंगे। आलोचकों का पहला तर्क है कि गांधी जी की अहिंसा का सिद्धांत अव्यावहारिक है। उनका आरोप है कि अहिंसा से सत्ता नहीं गिराई जा सकती। अंग्रेज केवल नैतिकता से नहीं, ताकत से हटते हैं, और उनके तरीकों और विचारों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को कमजोर किया था। परंतु हमें इन क्रांतिकारी धारा और वामपंथी इतिहासकारों की आलोचनाओं में कोई खास गहराई मालूम नहीं होती, क्योंकि अहिंसा गांधी के लिए केवल नैतिकता नहीं बल्कि एक रणनीति थी। उस समय के भारत के पास न तो हथियार थे और न ही संगठित सेना। हिंसा का रास्ता लेने पर औपनिवेशिक दमन कई गुना बढ़ता था, जैसा कि 1857 की क्रांति के समय हुआ था। अहिंसा ने जनसामान्य को राजनीति में लाया। किसान, महिलाएं, मजदूर, दलित जो हिंसक संघर्ष में भाग नहीं ले सकते थे, और इसी कारण कि भगत सिंह ने क्रांति को केवल हिंसा या व्यक्तिगत बलिदान के स्थान पर 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में नए तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जनसामान्य आंदोलन की ओर क्रांति को मोड़ना चाहिए। उन्होंने युवकों, किसानों और मजदूरों को संगठित करने का लक्ष्य घोषित करने पर बल दिया। इतिहासकार जूडिथ ब्राउन के अनुसार अहिंसा ही वह एकमात्र तरीका था जो भारत में जन आंदोलन को टिकाए रख सकता था। गांधी जी पर दूसरी आलोचना है कि उनके द्वारा भगत सिंह को नहीं बचाया जाना। आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, लेकिन क्या वास्तव में गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया? गांधी के पास कानूनी अधिकार नहीं था। फांसी का फैसला वायसराय के हाथ में था। गांधी जी ने निजी पत्रों में फांसी का विरोध किया तथा इसके लिए उन्होंने कई बार इरविन से मिलने का भी प्रयास किया। इतिहासकार विपिन चंद्रा लिखते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी का समर्थन किया था। गांधी जी पर उनके वर्ण व्यवस्था के समर्थन होने के कारण भी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था तथा दलितों को अलग पहचान नहीं देना चाहते थे वे। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी अस्पृश्यता का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे हिंदू धर्म पर कलंक कहा। उनके द्वारा दलितों को दिया गया नैतिक स्थान हरिजन जितना आज विवादास्पद है, उतना उस समय नहीं था। गांधी जी ने पुनः पैक्ट के माध्यम से सामाजिक विभाजन को स्थायी होने से रोका, क्योंकि अलग निर्वाचन से दलित और अधिक अलग थलग हो जाते। रामचंद्र गुहा का कहना है कि गांधी अपने समय की सीमाओं में बंधे हुए एक सामाजिक सुधारक थे, न कि दलितों के शत्रु। गांधी जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया जाता है, जैसे कि उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, जिससे हिंदू हितों की अनदेखी की गई। लेकिन खिलाफत का समर्थन धार्मिक नहीं, राजनीतिक एकता के लिए था।
जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम द्वारा साझा संघर्ष को बल प्रदान करना था। उन्होंने हर धार्मिक हिंसा की आलोचना की। गांधी ने नोआखोली में जान जोखिम में डालकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय का कहना है कि गांधी का धर्मनिरपेक्षता बोध नैतिक था, अवसरवादी नहीं। तुष्टीकरण सत्ता के लिए होता है, गांधी का त्याग सत्ता के खिलाफ था। कुछ आलोचकों ने कहा कि गांधी आधुनिकता और विज्ञान विरोधी थे। उनका तर्क है कि गांधी मशीनों के खिलाफ थे, उद्योगों से उनका विरोध था। लेकिन गांधी मशीन विरोधी नहीं, मशीन केंद्रित सभ्यता के विरोधी थे, जहां मशीन इंसान को बेरोजगार बनाए। उन्होंने कहा था कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उनके दुरुपयोग के खिलाफ हूं। उन्होंने चरखे को इसका विकल्प कहा, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। गांधी मानवीय आधुनिकता चाहते थे, अंधी तकनीक नहीं। गांधी जी पर एक और आलोचना है कि उनका आदर्शवाद राजनीति को कमजोर करता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी ने राजनीति को नैतिक जमीन दी। उन्होंने सत्ता नहीं, साध्य को महत्वपूर्ण माना। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित थे। अब प्रश्न यह है कि क्या गांधीवाद वर्तमान की समस्याओं से निपटने में सहायक है? गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत आज के युग की सबसे व्यावहारिक राजनीति है। आज का समाज युद्ध, आतंकवाद, नफरत, बदले की राजनीति और सोशल मीडिया पर हिंसा की भाषा प्रमुख चुनौतियों से जूझ रहा है। गांधी जी का कहना है कि अहिंसा एक सक्रिय साहस है। उनका कहना है कि विरोध करो, लेकिन मानवता खोए बिना। असहमति रखो, पर शत्रु मत बनाओ। गांधी जी का सत्य, पोस्ट ट्रुथ दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है। आज का दौर फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, आधे सच की राजनीति का है। इस पर गांधी जी का विचार है कि सत्य ईश्वर है और सत्याग्रह नैतिक दबाव की राजनीति है। धर्मनिरपेक्षता नैतिक है, न कि सत्ता की चाल। आज के समय में धर्म राजनीति का हथियार बन गया है और पहचान की राजनीति भी। गांधी जी ने सभी धर्मों के प्रति नैतिक सम्मान करने की बात कही। यह आज के समय के भारत के लिए बेहद प्रासंगिक है। आज का सामाजिक न्याय अधूरा एजेंडा है। आज जाति अब भी जीवित है, असमानता बढ़ती जा रही है। गांधी जी ने अस्पृश्यता के नैतिक अंत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि समाज सुधार बिना सामाजिक युद्ध के भी हो सकते हैं। उनके सुधार में संवाद और आत्मचिंतन शामिल है। गांधी जी के आत्मनिर्भरता के सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता और आर्थिक असमानता पर गांधी जी का स्वदेशी या आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण सीख है। वर्तमान की राजनीति में नैतिकता सबसे बड़ी कमी है। आज सत्ता ही साध्य बन गई है और साधन गौण हो चुके हैं। गांधी जी के अनुसार साधन ही साध्य है। यह विचार आज की राजनीति का सबसे बड़ा सुधारक सूत्र है। क्या गांधी जी की सीख युवाओं के लिए भी है? गांधी जी इंस्टा रील नहीं, आंतरिक साहस सिखाते हैं। वे शोर नहीं, चरित्र सिखाते। आज का युवा यदि गुस्से को दिशा दे, असहमति को नैतिक बनाए, तो गांधी बेहद आधुनिक लगते हैं। गांधी इसलिए प्रासंगिक नहीं है कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, बल्कि इसलिए है कि आज भी हम वही समस्याओं से जूझ रहे हैं जो उस समय भी विद्यमान थी, जैसे अहिंसा, असत्य, असमानता और नैतिक पतन जैसी। महात्मा गांधी जितने महत्वपूर्ण भारत में हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण दुनिया में हैं, जिसे आप विश्व के महानतम विचारकों और नेताओं द्वारा गांधी जी पर प्रस्तुत विचारों से समझ सकते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि ऐसा व्यक्ति हाड़ मांस का बना हुआ कभी इस धरती पर चला था। उन्होंने कहा कि गांधी नैतिक शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण थे। वे भौतिक विज्ञान से ज़्यादा नैतिक विज्ञान के प्रतिनिधि थे। आइंस्टीन के लिए गांधी बिना हथियार के सबसे शक्तिशाली मनुष्य थे। सोचिए, विज्ञान का सबसे बड़ा पुजारी गांधी के नैतिक विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है और उसको सम्मानित करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि ईसा मसीह ने हमें लक्ष्य दिए और महात्मा गांधी ने उन्हें पाने की रणनीति दी। अहिंसा को उन्होंने व्यवहारिक राजनीति में बदला, जो अमेरिका के अश्वेत आंदोलन का नैतिक आधार बना। नेल्सन मंडेला का कहना था कि भारत ने हमें गांधी दिया और गांधी ने हमें संघर्ष की विधि दी। उनका विचार था कि सत्याग्रह दमन के विरुद्ध एक आत्मबल है और नैतिक दबाव सबसे बड़ी शक्ति है। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि संतों को हमेशा दोषी मानकर परखा जाना चाहिए और जब तक कि वे निर्दोष सिद्ध न हो जाए। उन्होंने गांधी जी को संत राजनीतिज्ञ कहा। साथ ही यह भी कहा कि आधुनिक राष्ट्र राज्य में गांधी कठिन है। हन्ना अरेंट के अनुसार गांधी ने दिखाया कि शक्ति हमेशा हिंसा से पैदा नहीं होती, सहमति से पैदा होने वाली शक्ति पर उन्होंने बल दिया। अब हम समझ लेते हैं कि महान दार्शनिक और चिंतक बर्ट्रैंड रसेल ने महात्मा गांधी पर क्या कहा।
रसेल ने कहा कि गांधी असाधारण नैतिक साहस वाले व्यक्ति थे जो बिना हिंसा के सत्ता को चुनौती दे सके, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा तभी काम करती है जब सामने वाला कुछ हद तक नैतिक दबाव महसूस करे। हिटलर जैसे तानाशाहों पर गांधी का तरीका शायद ना चले। रसेल ने गांधीवाद पर कहा कि अगर दुनिया गांधी के सिद्धांतों को पूरी तरह अपना ले तो युद्ध समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता गांधी का रास्ता कठिन और जोखिम भरा है। बर्ट्रैंड रसेल के लिए गांधी न तो अव्यवहारिक संत थे, न पूर्ण समाधान, वे मानवता की नैतिक सीमा को आगे बढ़ाने वाला प्रयोग थे। नोआम चॉम्स्की गांधी को नैतिक प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि गांधी को अक्सर हानिरहित प्रतीक बना दिया गया और उनके क्रांतिकारी विचारों को दबा दिया गया। उनके अनुसार गांधी का असली खतरा सत्ता के लिए उनकी नैतिक चुनौती थी। यह हानिरहित प्रतीक का मतलब कि ऐसे विचार जिनसे सत्ता को कोई खतरा नहीं होता, बल्कि ऐसा नहीं था। नोआम चॉम्स्की का कहना है कि गांधी के विचार इतने क्रांतिकारी थे कि वे सत्ता परिवर्तन की ताकत रखते थे और समाज को बदलने की क्षमता भी। दलाई लामा ने कहा कि गांधी ने दिखाया कि करुणा भी राजनीतिक शक्ति हो सकती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी एक भारतीय नेता नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक प्रयोग थे। कोई उन्हें पूर्ण संत मानता है, कोई अव्यवहारिक आदर्शवादी, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। और अंत में बस इतना कहा जा सकता है कि गांधी ने साबित किया कि सबसे अंधेरे समय में भी इंसानियत की रोशनी कभी बुझती नहीं। उनका सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी हर कदम पर हमें रास्ता दिखाता है। इतिहास में कई नायक आए और गए, लेकिन गांधी वह सोच थे जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को सिखाया कि असली शक्ति अहिंसा और सत्य में है। गांधी जी का जीवन याद दिलाता है कि बदलाव के लिए शोर और युद्ध नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और सच्चाई का दीपक चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। यदि आपको ऐसे ही दार्शनिक और ऐतिहासिक विचारों में गहरी दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।